बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं जी, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं। सूरत हाल ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी एमरजेंसी की सूरत हाल है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एमरजेंसी नाफिज़ है, गैर एलानिया तौर पर, और हाई अलर्ट है। और ये पिछली वीडियो सुन लेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। इससे आगे की ये गुफ्तगू सुनेंगे तो ज़रा समझने में आसानी होगी, क्योंकि पिछली ख़बरों से जुड़ी हुई हैं ये ख़बरें भी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, एमरजेंसी वाली कैफियत और तमाम मूवमेंट्स जो हैं उन पे नज़र रखी हुई है। और इसी दौरान ISI हेडक्वार्टर में एक और अहम तरीन इजलास हुआ है, और ISI हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अहम तरीन वफाकी वज़रा मौजूद थे जी। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग देने वाले थे और दीगर हुक्काम ने ब्रीफिंग दी, और उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह को भी बुलाया गया, FIA के सरबराह को भी बुलाया गया, और दीगर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, और इस वक्त जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल और जो सिक्योरिटी को दरपेश ख़तरात हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पे सैर हासिल ब्रीफिंग दी गई। और न सिर्फ ब्रीफिंग दी गई बल्कि वज़ीर आज़म से शेयर की गई चीज़ें उनको डिटेल बताई गई कि इस वक्त हमारे मशरिक़ और मग़रिब और शुमाल और जनूब में क्या सूरत हाल है। और वो मैं भी बताता हूँ कि क्यों पेश आई नौबत और इसमें क्या क्या मौज़ूआत थे। फिर इसी दौरान एक और काम हो गया, वही बात कि पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि बड़ी ताकतों को जी ना सुनने का, नो मोर सुनने की कोई आदत नहीं डाली हमारे हुक्मरानों ने। हमारे माजी के जो हुक्मरान हैं वो ख़ास सिविल थे या मिलिट्री थे, दोनों, वो बस वाशिंगटन से बुलावा आया, बुलावा भी क्या, एक टेलीफोन कॉल ही आई तो बस समझें कि माई बाप की कॉल आ गई है, अब कोई ज़रूरत ही नहीं सोचने की। तो लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मज़ाहमत की जा रही है, उनको जवाब दिया जा रहा है, उनको नो बोला जा रहा है, और उसी तरीके से ज़ाहिर उनको पसंद नहीं है तो पाकिस्तान को भी अब धमकाया जा रहा है। बाकायदा तौर पे मैं यही कहूँगा कि धमकाया जा रहा है। फैटफ पहली बार रीज़न, अब उन्होंने कहा जी ये अक्टूबर तक हम आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। तो अब 100% ज़ाहिर हो रहा है कि ये अब पॉलिटिकल होता जा रहा है मामला, बल्कि हो चुका है। और क्यों अक्टूबर तक रखेंगे, ये तलवार क्यों लटकाएंगे? इसलिए कि सितंबर तक जी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ज़रा देखते हैं क्या होती है, और इस दौरान और फिर पाकिस्तान ने नो बोल दिया है इनकी मजाल, लिहाजा एक टीका ये लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को के दोस्त ममालिक जो हैं फैटफ में वो ज़्यादा तगड़े हैं उन ममालिक की निस्बत जो समझते थे कि बस हमारा ही हुक्म चलता है। अब ऐसा नहीं है उस फोरम पे भी। दूसरा टीका ये लगाने की कोशिश की गई, बल्कि लगाया गया, और वो है लाहौर में धमाका हुआ है, और ये कार धमाका है और बड़ा ही खौफनाक था। और टारगेट इसका इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक और शख्सियत और उनका घर था, लेकिन वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए, और पुलिस चेक पोस्ट थी और वहीं पे ये हुआ। और इसमें 20 से 25 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद था। इसमें बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए और उन्होंने अपनी जान दी। उसमें बड़े अब तक 3 जो हैं इत्तलात के मुताबिक बच्चे समेत 3 पाकिस्तानी इसमें अल्लाह को प्यारे हुए जी, और 5 की हालत शदीद तशवीशनाक है। बाकी एडमिट हैं कोई 20 के करीब हॉस्पिटल में, वो भी ज़ख्मी हैं। तो ये वही बात है कि अभी अफ़गानिस्तान का मामला ज़हन में रखिएगा, अभी वहीं का वहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आप इसलिए हमारा साथ नहीं दे रहे कि जनाब आपको ख़तरा है कि आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी के वाक़यात ना शुरू हो जाएं, तो फिर वो तो इस तरह भी हो सकते हैं। ये एक मैसेज दिया गया है फ़िलहाल। लेकिन अगली बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे इदारे जो हैं वो सो रहे हैं।
CTD पंजाब, उन्होंने 3 जून से लेके आज तक कल तक 3 जून से लेके कल तक उन्होंने इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन थे वो तकरीबन कोई 6-7 किए हैं इस महीने में 20 जून तक की, और उसमें बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी हैं मुजरिम, और ना सिर्फ दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए बल्कि उनके पास से मवाद भी बरामद हुआ, धमाका खेज़ मवाद भी। तो बहुत सारे वाक़यात जो होने थे वो नहीं हो सके, और ये वाक़या भी कहीं ज़ाहिर है अगर इतनी बड़ी प्लानिंग की जाती है तो कोई ना कोई स्लिप हो जाता है। लेकिन अगर आप CTD को के जाके देखें, CTD से पूछें, तो पहले से ही 3 जून से लेके आज तक, ये इस महीने की बता रहा हूँ, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, और उसमें भी यही था, ख़ास तौर पे पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था। वो लोग भी मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, और इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन कोई 35 के करीब जो इस वक्त मुश्तबह दहशतगर्द हैं वो गिरफ़्तार हैं। फिर आप चले जाएं कराची में भी MQM के बहुत सारे जो लोग थे जो PSP में और इधर उधर आके बैठ गए थे कि शायद उनको कोई मिल जाएगा कवर, उनके भी राह से राब्ते, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हर तरह की चीज़ें मौजूद, तो लिहाजा उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। ये जहन में रखिएगा, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं, ये FATF का टीका लगाया और इधर ये टीका लगा दिया। तो ISI के हेडक्वार्टर में जो ऑपरेशन कह रहा हूँ, जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा है, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर, और जो जुमे को दिल्ली में होनी है एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसका डिटेल, उसमें क्या क्या मुतवक्के है ये बताया गया, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मकबूजा कश्मीर में और अदरवाइज़ हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक सतह पे उसको कैसे। एक चीज़ वो थी। दूसरा अफ़ग़ानिस्तान का मामला, अफ़ग़ानिस्तान के सूरत हाल के बारे में ख़ास तौर पे, और फिर एक और फ़ैसला किया गया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, खा वो सिविल है या मिलिट्री हैं, दोनों इनका आपस में गहरा एक राब्ता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मज़ीद बेहतर की जाए, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब पाकिस्तान ने जब से जवाब दिया जी फ़ौजी अड्डे के बारे में, अब ज़रा वो थोड़ा सा पैंतरा बदल रहे हैं, क्योंकि धमकियां दे के देख लीं, पेशकशें करके देख लीं, बात नहीं बनी। अब लिंडसे ग्रैहम आए हैं, सेनेटर हैं रिपब्लिक पार्टी के अमेरिकन, वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान का मामला हो और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ना किया जाए, और पाकिस्तान को नाराज़ किया जाए, और पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए। पाकिस्तान के बग़ैर अफ़ग़ानिस्तान में कामयाबी नहीं हो सकती, और अफ़ग़ानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला और इसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना ये बहुत बड़ी गलती है। और उन्होंने ये ट्वीट पे, समाजी राब्ते की वेबसाइट अपने ट्वीट पे ये सारी बातें की, और उन्होंने कहा कि हैरत है कि जो बाइडन ने अब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से राब्ता नहीं किया, और अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अफ़ग़ानिस्तान का मामला हो या कोई और, तो उसमें राब्ता करना चाहिए। और पाकिस्तान के ताउन के बग़ैर उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान से इनखला कैसे मुअस्सर होगा। बाइडन इंतज़ामिया समझती है अफ़ग़ानिस्तान में मसाइल नज़रअंदाज किए जा सकते हैं। लिंडसे ग्रैहम ने सवाल किया कि कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान से हम आहंगी के बग़ैर इनखला मुअस्सर साबित होगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि मामले पर पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाना इराक़ से भी बड़ी गलती है। वाज़ेह है कि सेनेटर लिंडसे ग्रैहम रिपब्लिक पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक़ सदर ट्रंप के करीबी साथी हैं। तो ये जनाब लिंडसे ग्रैहम आए हैं। अब अमेरिका के अंदर भी दूसरी आवाज़ उठ रही है कि ये सब कुछ इंडिया ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे कोई और भी बैठा है और वो पाकिस्तान है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप
جب تھے، ٹرمپ انتظامیہ تھی، تب یہ پیس پروسیس شروع ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ، اور پاکستان کا کردار اس میں شاندار رہا، اور ٹرمپ انتظامیہ انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے کردار کو ایکنالج کیا تھا۔ اب چونکہ ڈیموکریٹس آئے ہوئے ہیں، ان کے ذرا اپنے مسائل ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ جائیں گے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی اور آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد کرزئی جو کہ افغانستان میں 13 سال تک وہ صدر رہے ہیں اور سربراہی ان کے پاس رہی ہے افغان حکومت کی، انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے، اور 21 سال کے بعد وہ ناکامی اور شرمندگی کے ساتھ وہاں سے جا رہا ہے۔ وہ 2 چیزیں ختم کرنے آیا تھا، انتہا پسندی، دہشت گردی اور افغانستان میں استحکام، لیکن نہ تو افغانستان میں استحکام ہے، نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اور نہ ہی وہاں پہ امن قائم ہو سکا، نہ انتہا پسندی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ناکام اور شکست کے طور پہ یہ جانی جائے گی یہ لڑائی، اور وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے، تقسیم افغانستان کے معاملے میں انہوں نے بہت کہا کہ افغانستان کو متحد ہونا چاہیے، اور افغانستان متحد ہوگا، پاکستان کا کردار اس میں اہم ہوگا، تو معاملات سنبھل سکتے ہیں، اور اب غیر ملکی فوجوں کو جانا ہی جانا ہے، تو افغانستان میں جو پائیدار امن ہے وہ ہمیں ہی قائم کرنا ہے۔ تو ایک بات ہو گئی جی، لنزے گرہم کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اب وہاں پہ تیزی سے سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب ایک اور خبر آئی ہے، وہ بریکنگ نیوز ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ طالبان نے جی تاجکستان والی مرکزی سرحدی گزرگاہ پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ گزرگاہ ہے، اور طالبان نے یہ تاجکستان کے ساتھ جی 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، قندوز شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کے شمال میں یہ ہے جی، اور وہاں پہ جو افغان طالبان تھے، سیکورٹی فورسز، افغان سیکورٹی فورسز کے، وہ سب کے سب ہو گئے فرار، اور وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے افغان طالبان نے۔ اور یہ خبر بھی ہماری نہیں ہے، بلکہ غیر ملکی خبر رساں ادارے جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور اس کو تصدیق کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ قندوز کی صوبائی کونسل کے رکن ہیں جی خالدین حکیمی، انہوں نے بھی بتایا کہ آج صبح، یعنی کہ آج صبح 1.5 گھنٹے کی لڑائی کے بعد طالبان نے شیر خان بندرگاہ اور تاجکستان کے ساتھ واقع قصبے اور تمام سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور یہ ہے سچویشن اس وقت، اور معاملہ وہی ہے کہ جیسے جیسے انخلا ہو رہا ہے اور پیچھے پیچھے سے افغان طالبان اپنا صورتحال کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ جو گزرگاہ ہے جی، یہ 700 میٹر طویل پل موجود ہے، اور امریکہ کے تعاون سے یہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ پل 2007 میں کھولا گیا تھا، جس کا مقصد وسط ایشیائی ہمسائی ممالک کے مابین تجارت کو فروغ دینا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ تجارتی راہداری پہ اب افغان طالبان آ گئے ہیں۔ یہ وسیع و عریض خشک بندرگاہ ہے جو ایک دن میں 1000 گاڑیاں سنبھالنے کے قابل ہے۔ یہ ہے اس وقت معاملات۔ اور وہاں پہ قندوز کے صوبائی وزیر، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ترجمان مسعود وحدت نے بھی اس قبضے کی تصدیق کر دی۔ تو یہ ہے صورتحال وہاں کی۔ بہت ہے ابھی، لیکن میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ یہ ایک میجر ایونٹ ہوا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا کچھ اور سوچا جا رہا ہے، جو آج بھی اجلاس ہوا ہے SI ہیڈ کوارٹر میں۔ اب اطلاعات کچھ اور آ رہی ہیں، کیونکہ اشرف غنی صاحب بھی جا رہے ہیں اور عبداللہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کا عمل سست کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکہ، واشنگٹن ایک بار پھر مڑ کے واپس آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ تو ان کی توقع سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ افغان طالبان پیچھے سے صفایا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اشرف غنی، حامد کرزئی، عبداللہ، باقی سب لوگ، اور ادھر انڈیا اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیا، بات چیت ہی
ایک اچھے لیول پہ شروع ہی نہیں ہو سکی ابھی تک، اور وہاں پہ بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ اب ایک آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ یہ پینٹاگون کے ترجمان ہیں جان کربی، انہوں نے کہا ہے کہ جو سچویشن اس وقت جاری ہے طالبان کی کارروائیوں اور حاصل ہونے والے فوائد کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا عمل سست کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 20 سال تک القاعدہ کے خلاف لڑنے اور حکومت کو طالبان سے لڑائی میں مدد کے بعد صدر جو بائیڈن نے فوجیوں کے انخلاء کا حکم دیا، جو تقریباً آدھا مکمل ہو چکا، آدھا نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تقریباً 2500 امریکی فوجی اور 16,000 کنٹریکٹرز جو ہیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود صورتحال ایسی ہے کہ اب افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء روکا جا سکتا ہے، اور جب تک کہ یہ نہیں آتا، کیونکہ اس وقت زمین پہ گراؤنڈ پہ ایسے ہیں جی کہ وہاں پہ کنٹرول افغان طالبان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور مزید کہاں تک پہنچ چکا ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور جان کربی نے یہ بھی کہا جی کہ امریکی افواج طالبان سے لڑائی میں افغان فوجیوں کی مدد کرتی رہیں گی، ہم اپنی استطاعت کے مطابق افغان فوجیوں کا ساتھ دیں گے، لیکن جوں جوں واپسی کا عمل تکمیل کے قریب پہنچے گا یہ سلسلہ کم ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دستیاب نہیں ہوں گے۔ تو اب اس پہ بھی ہو رہا ہے جی۔ یہ تھی سچویشن، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔